आदित्य अपने खेत से अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसकी विधवा बूढ़ी माँ उससे बोली, समय आ गया है आदित्य, मैं तुम्हें बचपन से बताती हुई आई हूँ कि तुम्हारा जन्म किसी खेती करने के लिए नहीं हुआ बल्कि योद्धा बनने के लिए हुआ है। हाँ हाँ माँ, मुझे याद है माँ, याद है। तुम्हारे पिता अजयगढ़ के महाराज रूप सिंह के सबसे प्रिय सेनापति थे। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से विजयगढ़ की सेना को धूल चटा दी थी जब विजयगढ़ के राजा ने महाराज रूप सिंह के राज्य पर हमला किया था और तुम्हारे पिता उस युद्ध में वीरता की भेंट चढ़ गए। हाँ माँ, मुझे सब कुछ पता है। आपने मुझे बचपन से ही युद्ध लड़ने की कला सीखने के लिए योद्धाओं के पास भेज दिया था और मैं भी युद्ध कला में निपुण भी हो गया था। आप आज भी मुझे सुबह प्रातःकाल ही अभ्यास के लिए उठा देती हैं, लेकिन माँ आप ये कैसे भूल जाती हैं कि आपने मुझे किसानी भी तो सिखाई है। तुम्हें किसानी सिखाना मेरी मजबूरी थी बेटा, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में हल जोतने की ताकत नहीं बची थी। तुम्हें अभी इसी समय अजयगढ़ निकलना होगा। अजयगढ़ के महाराज रूप सिंह ने एक प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता में एक बहुत बड़े पहलवान ने हिस्सा लिया है। महाराज रूप सिंह का कहना है कि जो भी उस पहलवान को धूल चटा देगा, महाराज उसे जयगढ़ का अगला सेनापति घोषित कर देंगे। मैंने तुम्हें इसी के लिए युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। मुझे विश्वास है कि तुम उस पहलवान को धूल चटा दोगे। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य खुश होता हुआ बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं उस पहलवान को धूल चटाकर अरे महाराज के हाथ इनाम लेकर ही यहाँ पे लौटूंगा अब। और हाँ, अपने पिता की तरह एक वीर सेनापति बनकर दिखाऊंगा, देखना आप अब। अपने बेटे की बात सुनकर आदित्य की माँ मुस्कुराने लगी। अगले दिन आदित्य अजयगढ़ के राजमहल के दरबार में पहुंच गया, जहां पर एक लंबा चौड़ा पहलवान खड़ा हुआ था और कुछ युवक मुंह लटकाए हुए खड़े हुए थे। उन युवकों को देखकर आदित्य समझ गया कि ये सब उस पहलवान से हारे हुए युवक है। आदित्य को देखकर राजा रूप सिंह आदित्य की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम? मेरा नाम आदित्य है और मैं भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर पहलवान गुस्से से बोला, अरे चला जा यहाँ से बच्चे, नहीं तो सारी जिंदगी भर लंगड़ा लंगड़ा कर चलता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भारी भारी हाथों से तेरे पैरों को मसलूं। चल बेटा निकल ले। तभी आदित्य ने एक जोरदार मुक्का उस पहलवान के मुंह पर जड़ दिया। पहलवान आदित्य का मुक्का नहीं झेल पाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर राजा रूप सिंह आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ, तुम तो बहुत ही शक्तिशाली नौजवान हो। हाँ जी महाराज, मेरे पिता भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और वीर थे। उनका नाम संगम सिंह था। ये सुनकर राजा रूप सिंह चौंक पड़ा। वाह, तुम संगम सिंह के पुत्र हो? अरे वो तो हमारे राज्य का एक महान सेनापति था। उसके बहादुरी के चर्चे तो आज भी हमारे महल और हमारे राज्य में सुनाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी महाराज, पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी माँ का सपना है कि मैं भी अपने पिता की तरह एक वीर सेनापति बनूं। हम तुम्हें सेनापति बनाने की घोषणा अभी करते हैं और साथ ही साथ तुम्हारे और तुम्हारी माँ को अपने महल में आमंत्रित करते हैं। हम तुम्हारी माँ को अपने हाथों से इनाम देंगे कि उसने किस बहादुरी से अपने पति की मौत के बाद तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इतना बोलकर राजा रूप सिंह अपने गले की स्वर्ण माला आदित्य को पकड़ाता हुआ बोला, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अगली बार अपनी माँ को लेकर राजमहल में आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजा रूप सिंह की बात सुनकर आदित्य खुशी खुशी महल से बाहर निकल गया। इधर आदित्य की माँ अपने घर पर बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके कानों में बड़ा ही भयानक शोर टकराया। आदित्य की माँ घर से बाहर आई, मगर बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई।
आदित्य की माँ ने देखा कि बाहर उसके गांव वासियों की लाशें चारों ओर पड़ी हुई थी और एक राक्षस जिसके 2 सर थे आदित्य की माँ की ओर घूर रहा था। मेरा नाम 2 मुंह वाला राक्षस है, मतलब 2 सर वाला राक्षस। मैं एक साथ आगे और पीछे देख सकता हूँ। अरे मूर्ख बुढ़िया, तू घर के अंदर थी तब तक तो सुरक्षित थी, बाहर निकलकर तूने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। इतना बोलकर राक्षस ने अपने पंजे आदित्य की माँ की गर्दन में गाड़ दिए। आदित्य की माँ चीखती हुई मृत होकर गिर पड़ी। तभी राक्षस की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो डरी हुई नजरों से राक्षस को देख रहा था। राक्षस उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम तो इस गांव के वासी नहीं लगते हो, तुम तो अजयगढ़ के वासी लगते हो। वो व्यक्ति कांपते हुए बोला, हाँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूँ। तुझे राजा रूप सिंह के पास मेरा संदेश जो पहुँचाना है। कैसा संदेश? जाओ, जाकर राजा रूप सिंह से कहना, बहुत जल्द 2 मुंह वाला राक्षस उसकी बेटी से विवाह करेगा और फिर उसके बाद उसे मारकर राज सिंहासन पर बैठकर उसके राज्य में तबाही मचा देगा। जाओ, बता देना उसे। इतना बोलकर राक्षस काले धुएं में परिवर्तित हो गया और वहाँ से गायब हो गया। वो व्यक्ति तुरंत अजयगढ़ की ओर दौड़ पड़ा। इधर आदित्य जैसे अपने गांव में आया तो गांव का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। ये भगवान, ये क्या है? ये मेरे गांव को क्या हो गया? हाँ, यहाँ तो चारों तरफ तबाही मची हुई है। तभी आदित्य की नजर अपनी माँ के शव पर पड़ी। आदित्य दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा और फूट फूट कर अपने माँ के शव को देखकर रोने लगा। माँ, ये क्या हो गया? ये क्या? माँ, मुझे पाल पोस कर तूने बड़ा करके, अरे तू मुझे छोड़कर चली गई। अरे अपनी आंखें खोलो माँ, देखो जो मैंने वादा किया था पूरा करके आया। मैं सेनापति हूँ, सेनापति बन गया। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। महाराज रूप सिंह ने मुझे सेनापति घोषित कर दिया। माँ, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। तभी आदित्य के कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। आदित्य ने देखा तो वो उस गांव के मुखिया थे। मुखिया रोते हुए आदित्य से बोले, बेटा, इस संसार को छोड़कर जो चले जाते हैं वो फिर कभी बात नहीं करते। ये कैसे हुआ मुखिया जी? किसने इतना भयंकर नरसंहार किया? आप मुझे बताइए, ये किसने किया? बेटा, 2 मुंह वाले राक्षस ने अचानक आकर गांव में तबाही मचा दी। उसने मेरी आंखों के सामने तुम्हारी माँ की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अरे मैं चाहकर भी किसी को नहीं बचा पाया। क्या? अरे कौन है ये 2 मुंह वाला राक्षस? मैं किसी भी कीमत पर उस राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ आदित्य, पर फिलहाल तो हमें अपने गांव के उन लोगों के अंतिम संस्कार करने हैं जो राक्षस के हाथों मारे गए, और तुम्हें अपनी माँ का भी तो अंतिम संस्कार करना है। मुखिया की बात सुनकर फिर आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। इधर राजा रूप सिंह अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी वही व्यक्ति जिसे राक्षस ने जीवित छोड़ दिया था वहाँ पर आ पहुँचा। कौन हो तुम, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्यक्ति राजा रूप सिंह को अपनी आंखों देखी सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज के जय हो।
महाराज, उस राक्षस ने धमकी दी है कि वह आपकी बेटी से विवाह करेगा और आपको मारकर राज्य में तबाही मचा देगा। क्या? किस राक्षस में इतनी हिम्मत जो हमारे राज्य में घुसकर तबाही मचा दे और हमें खुली चुनौती दे सके? मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इतना बोलकर राजा रूप सिंह अपने सैनिकों से बोला, कर लो इस गप्पी बाज नौजवान को गिरफ्तार। ये बेकार नौजवान अपने जीवन में कुछ करना तो दूर, बल्कि उल्टा अपने दिमाग में बेवजह विचार बनाकर राजा को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सैनिकों ने तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वो व्यक्ति दोबारा राजा रूप सिंह से बोला, यह अन्याय है महाराज, ये अन्याय है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये अन्याय है। तभी वहाँ पर राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा आ पहुँची, जो कि जंगल में शिकार करने के लिए गई थी। राजकुमारी सुलेखा अपने पिता राजा रूप सिंह से बोली, पिताजी, ये सत्य बोल रहा है। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? मैं सही कह रही हूँ पिताजी। मैं जंगल में शिकार करने गई थी। अचानक वहाँ पर मेरी नजर एक 2 सर वाले हिरण पर पड़ी। उस हिरण को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई और उसका शिकार करने के लिए अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल आई। मैं उस पर तीर चलाने ही वाली थी कि अचानक वो हिरण गायब हो गया। राजकुमारी सुलेखा घने जंगल में इधर उधर देखती हुई बोली, आखिर वो 2 मुंह वाला विचित्र हिरण गायब कैसे हो गया? क्या उसका गायब होना मेरी आंखों का भ्रम था, या फिर वो 2 मुंह वाला हिरण ही मेरी आंखों का भ्रम था? तभी राजकुमारी सुलेखा के कानों में एक भारी आवाज टकराई, अरे ओ राजकुमारी सुलेखा, वो 2 मुंह वाला हिरण मैं ही हूँ। उस भारी आवाज को सुनकर राजकुमारी सुलेखा इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, बल्कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारे पास एक मौका था। अगर तुम अपना तीर 2 मुंह वाले हिरण के ऊपर चला देती, मतलब मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ही 2 मुंह वाले हिरण के रूप में था, तो मैं आसानी से मर जाता। परंतु आज रात अमावस्या की रात है। आज के बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसके बाद तुम तो क्या, तुम्हारा पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा रूप सिंह राजकुमारी सुलेखा की बात सुनकर सैनिकों से बोला, ठीक है सैनिकों, छोड़ दो उस युवक को। इतना बोलकर राजा रूप सिंह अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, मंत्री जी, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, मगर ये मामला तो बहुत ही विचित्र है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह जाकर देखना चाहिए जहां राजकुमारी सुलेखा को वो 2 मुंह वाला हिरण मिला था। कुछ देर बाद राजा रूप सिंह दरबार से चला गया। रात का समय राजा रूप सिंह अपने कक्ष में आराम कर रहा था कि तभी उसकी आंख सैनिकों की शोर से खुल गई। राजा रूप सिंह झल्लाते हुए उठकर बोला, आखिर बाहर इतना शोर क्यों है? ये सैनिक भी रात में ठीक से सोने नहीं देते। क्या हो रहा है बाहर? इतना बोलकर राजा रूप सिंह जैसे अपने कक्ष से बाहर निकला, एक सैनिक दौड़ता हुआ राजा रूप सिंह से आकर बोला, महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। अरे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया ये बताओ। महाराज, हम सब महल में पहरा दे रहे थे, तभी अचानक से धुआं फैल गया और वो काला धुआं एक राक्षस में परिवर्तित हो गया और सीधा राजकुमारी सुलेखा के कक्ष की ओर चला गया महाराज। अरे मूर्ख, तुम्हें उस राक्षस को तुरंत मार देना चाहिए था ना। अरे तुम उसे मारने की बजाय आपस में मिलकर शोर कर रहे हो, नालायकों। इतना बोलकर राजा वीर सिंह अपनी तलवार निकालकर सीधा राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में जैसे ही पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आश्चर्य से आंखें फैल गई। उसने देखा कि वो राक्षस राजकुमारी सुलेखा को पकड़ा हुआ था। राजा राक्षस रूप सिंह की ओर देखकर बोला, रूप सिंह, तेरी पुत्री को मैं अपहरण करके ले जा रहा हूँ। अब विवाह के बाद लौटा दूंगा और उसके बाद तुझे
तुझे मार कर तेरे राज्य में तबाही मचा दूंगा। अरे आखिर तू ये सब कुछ कर क्यों रहा है? मगर अचानक राक्षस काले धुएं में परिवर्तित हो गया और कक्ष में बुरी तरह से अंधेरा फैल गया। कुछ ही देर बाद सब सामान्य हो गया। राजा रूप सिंह ने देखा कि उसकी पुत्री और राक्षस दोनों गायब हो चुके थे। अगले दिन राजा रूप सिंह गुस्से से दरबार में आकर अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? अरे वो राक्षस हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी का अपहरण करके ले गया है। हम सब इतने सैनिक, इतने वीर योद्धा लोग कुछ नहीं कर सके। ये क्या है? रूप सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर आदित्य आ पहुँचा। आदित्य को अकेले देखकर राजा रूप सिंह चौंकते हुए बोला, अरे तुम अकेले क्यों आए हो आदित्य? अपनी माँ को साथ लेकर क्यों नहीं आए? महाराज, आपने मुझे जो सोने का हार भेंट में दिया था, मैं वो हार आपको लौटाने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर मंत्री चरण सिंह गुस्से से बोला, अरे तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? महाराज की भेंट को लौटाना महाराज का अपमान होता है। ये एक राजद्रोह के बराबर है आदित्य। मंत्री चरण सिंह की बात सुनकर आदित्य रोते हुए बोला, महाराज, मैं केवल अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए सेनापति बनना चाहता था और ये भेंट मैं अपनी माँ को देना चाहता था। लेकिन जब मेरी माँ ही मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं ये भेंट को लेकर क्या करूँगा? क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मैं अपने गांव पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि मेरे गांव में लाशें बिखरी पड़ी थी। मुखिया ने मुझे बताया कि 2 मुंह वाले राक्षस ने मेरी माँ की हत्या कर दी है। ये सुनकर राजा रूप सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? यानी कि तुम्हारा और मेरा शत्रु एक ही है आदित्य? कुछ देर पहले उसी 2 मुंह वाले राक्षस ने मेरी बेटी का अपहरण किया है और ले गया, और मुझे धमकी देकर गया है कि मुझे मारकर मेरे राज्य में तबाही मचा देगा। इतना बोलकर रूप सिंह आदित्य को वो सब कुछ बताने लगा जो उसकी बेटी राजकुमारी सुलेखा ने उसे बताया था। वैसे भी मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वो है बदला। अब मैं आपके महल में तभी कदम रखूंगा जब मैं उस राक्षस का अंत कर दूंगा। लेकिन तुम राक्षस को कहाँ तलाशोगे? मैं उसी जंगल में जाऊंगा जहां राजकुमारी सुलेखा शिकार करने गई थी। इतना बोलकर आदित्य वहां से निकल गया और सीधा उन जंगलों की ओर निकल गया जहां पर राजकुमारी सुलेखा को वो 2 मुंह वाला हिरण दिखाई दिया था। आदित्य पागलों की तरह इधर उधर राक्षस को तलाशने लगा। तभी आदित्य की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए थे और एक बड़ा सा मोटा सांप साधु महाराज के सामने बैठा हुआ था। ओ बाप रे, ये तो बड़ा ही भयानक सांप है। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये तो साधु महाराज को मार डालेगा। आदित्य तुरंत वहां पहुंच गया और अपनी तलवार से उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। अचानक साधु महाराज अपनी आंखें खोलकर आदित्य से बोले, तुम तो बहुत बहादुर युवक हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है महाराज। तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? आदित्य साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस राक्षस से बदला लेना है। उसे खत्म कर दूंगा मैं। अगर तुम मेरी सहायता ना करते तो मैं तुम्हें कभी इस रहस्य को ना बताता, क्योंकि मैं सांसारिक मोह माया से दूर रहता हूं और मैं सांसारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। परंतु तुम्हारी साहस और वीरता ने मुझे मेरे ही बनाए नियम को तोड़ने पर विवश कर दिया है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। राक्षस इंसानी दुनिया में ऐसे ही नहीं आते और ना ही राक्षस किसी मनुष्य से विवाह करना पसंद करते हैं। आखिर वो राक्षस राजा रूप सिंह के पीछे क्यों पड़ा है, जबकि राजा रूप सिंह राज्य का बहुत ही दयालु राजा है? आखिर वो राक्षस रूप सिंह के राज्य में तबाही क्यों मचा रहा है, जबकि राजा रूप सिंह के आसपास और भी राज्य मौजूद हैं? साधु की बात सुनकर आदित्य बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोला,
हाँ, आपकी बात तो सही है महाराज। अपने कान मेरे होठों के नजदीक ले आओ और मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम्हें वही करना है। उसके बाद सारा रहस्य सबके सामने आ जाएगा। साधु के कहने पर आदित्य अपने कान साधु के होठों के नजदीक ले आया। साधु बहुत आहिस्ता से आदित्य को कुछ बताने लगा। आदित्य की आंखें कुछ देर बाद आश्चर्य से फैल गई। कुछ देर बाद आदित्य साधु से बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर आदित्य सीधे महल के दरबार के अंदर चला गया। दरबार के अंदर राजा रूप सिंह अपने मंत्री चरण सिंह के साथ बैठे हुए था। रूप सिंह आदित्य को देखकर चौंकते हुए बोला, अरे आदित्य, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने राक्षस को मार दिया क्या? अगर तुमने राक्षस को मार दिया तो मेरी बेटी कहाँ है? तभी राजकुमार आदित्य ने अपनी तलवार निकाल ली और सीधा मंत्री चरण सिंह की गर्दन पर वार कर दिया। मंत्री चरण सिंह ढेर होकर वहीं पर गिर पड़ा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी सुलेखा वहां पर प्रकट हो गई। तभी मंत्री चरण सिंह का शरीर उसी राक्षस में परिवर्तित हो गया जो कि मृत अवस्था में महल के फर्श पर पड़ा हुआ था। रूप सिंह आश्चर्य से आदित्य से बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मंत्री चरण सिंह ही राक्षस है? जब मैं जंगल में पागलों की तरह राक्षस को तलाश कर रहा था तब मुझे वहां पे एक साधु मिले। उन्होंने मुझे बताया कि जो राक्षस राज्य में तबाही मचा रहा है और जिस राक्षस ने मेरी मां की हत्या की है वो कोई असली राक्षस नहीं है बल्कि एक मनुष्य है जिसने तंत्र क्रिया करके स्वयं को राक्षस में परिवर्तित किया है। उन्हीं साधु महाराज ने मुझे बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे वफादार मंत्री चरण सिंह है। साधु महाराज ने मुझे बताया कि मंत्री चरण सिंह हमेशा से ही आपका राज्य हथियाना चाहता था, परंतु वो आपका सीधा मुकाबला तो कर नहीं सकता था। इसीलिए उसने काली विद्याओं का सहारा लेना शुरू किया और धीरे धीरे करके वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता था और राक्षस के रूप में भी आ सकता था। साधु महाराज ने मुझसे कहा कि मुझे किसी भी तरह से मंत्री चरण सिंह को शक नहीं होने देना है कि मैं उसके बारे में जान चुका हूं और मुझे उसे इंसानी शरीर में ही मारना होगा, क्योंकि राक्षस शरीर में तो मैं तो क्या कोई भी मनुष्य उसे मार नहीं सकता। और बस मैंने ठीक ऐसा ही किया। ये सुनकर राजा रूप सिंह प्रसन्न हो गया और आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे वाह 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 वाह, तुमने वाकई मेरी बेटी और इस राज्य को बचाया है। तुम ही इस राज्य के असली राजा बनने के हकदार हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने की घोषणा करता हूं। अपनी बेटी के विवाह के बाद मैं तो संन्यास ले लूंगा। और जब इतना अच्छा दामाद और राजकुमार मिल जाए तो संन्यास तो लेना ही चाहिए। अब तुम इस राज्य के अगले राजा हो। कुछ समय बाद राजा रूप सिंह ने अपनी बेटी का विवाह आदित्य से कर दिया।